हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बायोलॉजी के अंदर हमारी जो यूनिट रहेगी आज की स्टार्ट हो रही है वो है इकोलॉजी। जो इकोलॉजी की यूनिट है इसके अंदर हम ये जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला करने वाले हैं पहले। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को और गहनता से बहुत अच्छे से आपको ये लेसन जो करना है जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे दो, KVS, NVS, DS, SSSB, एच स्टेट, PGT स्क्रीनिंग, आपका इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर इस लेसन में से क्वेश्चन उठता है तो। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको पिछले साल के जो भी आपके पेपर है उनमें से आप देख पाओगे भी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उठा रखे हैं वो सारे इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे लेसन की। इकोलॉजी का है तो पहले हम यूनिट के बारे में समझ लेते हैं कि इकोलॉजी वर्ड का कहाँ से कैसे डिस्क्राइब किया गया, किसने किया और कैसे हम इस यूनिट पर पहुँचे हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आया है। आपने देखा होगा कि इकोलॉजी टर्म है वो किसने दिए, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो टर्म गिवन बाय हैकल, तो ये इकोलॉजी जो है वो हैकल सर ने दी है। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट का आपस में जो इंटरेक्शन होगा वो हम इसमें डिस्कस करने वाले होंगे। तो बायोटिक मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर, दोनों का जो यहाँ पर इंटरेक्शन होगा वो इस इकोलॉजी की यूनिट में पूरे में देखने वाले हैं। तो अब कुछ एक इकोलॉजी के जो लेवल है वो हम देख लेते हैं, इकोलॉजी के लेवल कैसे हैं और क्या क्या है। पहला होता है ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब भी कोई इकोलॉजी बनेगी तो वहाँ पे किससे बनेगी? वो ऑर्गेनिज्म से शुरू होगी ना। ऑर्गेनिज्म से फिर पॉपुलेशन बनेगी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर और फिर हमारा बनेगा बायोस्फीयर, बायोम से बायोस्फीयर बन जाएगा। तो हम अब इस हर एक टर्म को अच्छे से देख लेते हैं। तो आज का जो लेसन भी हमारा वो इन दो टर्म से है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि नेक्स्ट में इकोलॉजी, इकोसिस्टम आएगा, फिर बायोस्फीयर। इस तरह से हमारी ये यूनिट पूरी होगी। एक बार देखते हैं सिलेबस में। ये देखो यहाँ पे जो इकोलॉजी की यूनिट है उसमें हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर उसके बाद में इकोसिस्टम, फिर इकोसिस्टम से रिलेटेड फिर जो भी पोल्यूशन होगा या फिर जो इकोसिस्टम के अंदर जो भी साइकिल चलेगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे करेंगे और उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और जो इन्वायरमेंट में जो इशू आ रहे हैं उनके बारे में हम इस पूरी यूनिट में डिस्कस करते हैं। तो अब जो हमारा पहला क्या है, ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, फिर पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, फिर आगे आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होती है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, लर्न अबाउट एन इंडिविजुअल फिजियोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। मतलब क्या कि एक इंडिविजुअल मतलब ऑर्गेनिज्म दे दिया तो एक सिंगल वन के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। सिंगल वन ऑर्गेनिज्म की क्या क्या चीज़ें, उसकी फिजियोलॉजी और वो कैसे सर्वाइव करता है, कैसे अपना रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगी या अगली जनरेशन नहीं पैदा करेगा तो सर्वाइवल है वो धरती के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। तो इसमें हम एक ही ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जब ये पूरी पॉपुलेशन बना लेगा तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी हो जाएगी। ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सेम स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया एंड इंटरब्रीडिंग। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन हो गई इकट्ठी और वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते हैं, उनकी हम बात करेंगे पॉपुलेशन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल हो गया ह्यूमन बीइंग का, एक स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ए सेम स्पीसीज़। और उसके बाद अब देखते हैं हम कम्युनिटी इकोलॉजी, तो इंट्रैक्शन अमंग ऑल स्पीसीज़। यहाँ पर हमने एक स्पीसीज़ की बात करी, अब सभी स्पीसीज़ है ना, बायोटिक जो भी फैक्टर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे। उसके बाद कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यहाँ तक हमने क्या किया, सभी में सिर्फ लिविंग चीज़ों के बारे में अभी तक हमने यहाँ पे देखा, जिक्र हुआ था। इकोसिस्टम आ गया ना, तो सिस्टम के अंदर फिर अब बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन देखेंगे और कैसे ये एक फंक्शनल यूनिट है यहाँ पे डेवलप करके बायोम्स बना रहे होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो बायोम क्या होता है,
हैव देयर ओवन स्पेसिफिक क्लाइमेट। बायोम के अंदर एक अपना अपना खुद का स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है। तो आपने जैसे आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे तो उसके अंदर एक हैबिटेट भी हो सकती है और उसके अंदर कई सारे हैबिटेट भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपने कभी देखा हो, जंगल देखा है, तो एक बायोम का ही कार्य करता है वो। जंगल के अंदर फिर पहाड़ भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है, तो वो उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो सेवरल हैबिटेट वहाँ पे हो सकती है। आइए अब देखते हैं हम सेवरल हैबिटेट बायोम के बारे में। जो आपने आज तक बायोम सुने होंगे उनके बारे में देखते हैं। तो ये एक हम कर्व मेथड के या डायग्राम के हिसाब से हम देख लेते हैं इसको, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी बनाया गया है। तो इस लाइन के ऊपर क्या होगा, एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब कि पूरे वर्ष का एक का प्रेसिपिटेशन मतलब पानी की मात्रा बताई गई है, वाटर की मात्रा। और इधर हमारी क्या है, एनुअल टेम्परेचर, जो हमारे पूरे साल भर में कितना टेम्परेचर रहता है उसके बारे में यहाँ पे बनाया गया है। तो अब इस अगर आप पूरे को ध्यान से देखेंगे ना, तो देखो इधर टेम्परेचर हाई हो रहा है, इधर पानी की मात्रा या प्रेसिपिटेशन है वो ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है। देखो आर्कटिक एरिया में पोल्स पे होता है ना, तो आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा वाले है ना, वो देखो ये देखो सबसे कम टेम्परेचर ये देखो 0 डिग्री दिखा रखा है ना, 0 से कम टेम्परेचर और कम में यहाँ पे पानी है, वर्षा भी कम होती है और टेम्परेचर भी कम रहता है। तो ये क्या है, अल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक जो है क्षेत्र वहाँ का ये एरिया रहता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डेजर्ट को। डेजर्ट में देखते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है और वर्षा भी वहाँ पे बहुत कम होती है। देखो यहाँ पे रेन भी कम है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो ये डेजर्ट हो जाएंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे देखी आपने, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ना। अब देखो इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा है और रेन भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा, रेन भी ज़्यादा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये वाला एरिया कहाँ पाया जाता है, अगर आपने देखा हो तो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी की है उसके आसपास वाला जो एरिया जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई रहता है और उसकी वजह से वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जीव जंतु वनस्पति भी वहीं पे पाई जाती है। तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऐसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो ये वाला एरिया है, इसको देखो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर तो हाई है लेकिन थोड़ी सी देखो इससे इधर जाएंगे तो हम बारिश है, वो जो वर्षा है, रेन है, वो बढ़ती हुई जा रही है, थोड़ी सी बढ़ी ना, यहाँ पर क्या होगा, ग्रास लैंड मतलब घास उगना शुरू हो गया है। डेजर्ट से इधर की तरफ चले तो घास आ गया है। उसके बाद अगर ये वाला एरिया हम देखेंगे तो इसमें टेम्परेचर भी अच्छा है और रेन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। अगर अच्छी रेन होगी तो ये क्या होगी, टेम्परेट फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा और रेन भी अच्छी है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाएंगी। और अब ये जो आप ये वाला शेप देख रहे हो इसको बोलते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। कॉर्निफेरस में टेम्परेचर भी ठीक होगा और रेन तो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होगी। तो टेम्परेचर इतना है देखो 15 से 20 डिग्री और यहाँ पे रेन भी है वो भी अच्छे लेवल की हो रही है, तो इसको कॉर्निफेरस फॉरेस्ट बोल देंगे। तो अब यहाँ पर आपका डायरेक्ट है ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कि 3 या 4 ऑप्शन होते हैं, उसके फिर बाद में 1 2 3 1 3 2 कौन सा ठीक रहेगी, कौन सी व्याख्या इसकी ठीक रहेगी, एक्सप्लेनेशन। तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं भी किस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किस में बारिश ज़्यादा होगी। तो ये वाला आपने बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो डायग्राम में से क्वेश्चन छांटने का चल रहा है, थ्योरी में से कम। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बायोस्फीयर। तो ये हमारे जो 6 लेवल थे इकोलॉजी के, उसमें अब 6 नंबर पे है ग्लोबल इकोसिस्टम। इसमें हम पूरी दुनिया के बारे में जो इकोसिस्टम पूरा अर्थ का या पूरे ग्लोब का वो देख रहे होंगे। तो हमारे 6 कौन कौन से थे, ध्यान से देखेंगे तो लेवल कौन से थे इकोलॉजी के, ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम्स एंड बायोस्फीयर। तो ये हमें बहुत अच्छे से कर लेना है। अब आगे बात करते हैं हम एबायोटिक फैक्टर की। तो एबायोटिक फैक्टर कौन से हो जाएंगे, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से होते हैं, पहला हम लेते हैं टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, लाइट होता है, ये हमारे जो क्या है एबायोटिक फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं।
ये क्यों देखना है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है, वो सारा इन्हीं के ऊपर तो डिपेंड करता है ना। बायोटिक और एबायोटिक, जो बायोटिक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एबायोटिक फैक्टर के साथ में मिलकर के अच्छा इंटरेक्शन करेंगे और अच्छी जनरेशन पैदा करेंगे, तभी तो ये हमारा सक्सेसफुल होगा ना टर्म, पॉपुलेशन, इकोलॉजी वगैरह। तो टेम्परेचर के हिसाब से देख लेते हैं, 2 टाइप की टर्म आती हैं इसमें, स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, स्टेनो मतलब कि वो कुछ स्पीसीज़ या कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ मतलब लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकती हैं। जैसे आपने मैंगो का एग्जांपल ले सकती हैं, तो जो मैंगो है वो ठंडे इलाके में नहीं मिलता, इसलिए हमारे यहाँ भारत में जो अच्छा टेम्परेचर है इसमें ये पाया जाता है। और अगर हम पोलर बेयर की बात कर ले तो वो सिर्फ ठंडे इलाकों में पाया जाता है, यहाँ पर अगर हम ले आएँ अपने पास तो यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए टूना फिश है वो भी ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही ये जो है सर्वाइव कर सकते हैं। इनका टेम्परेचर ऊपर नीचे होते ही तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यूरीथर्मल होता है जो एक ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर है वो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए या बर्ड्स हो गए। तो अब ह्यूमन बींग्स की देख लो, जो सियाचिन पे बहुत कम टेम्परेचर, वहाँ से लेके 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हमारे सेना के जवान काम करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, यूरीथर्मल हो गया है, ह्यूमन्स एंड बर्ड्स। अब टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, देखो एक तो इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाते हैं तो वेरी करता है, इक्वेटर गर्म होता है और पोल से वो ठंडे होते हैं। या फिर हम ग्राउंड से माउंटेन की तरफ जाते हैं तो ग्राउंड गर्म होते हैं और माउंटेन है वो ठंडे पाए जाते हैं। ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वो इसलिए बना रखे हैं ताकि कम टाइम में और ज़्यादा और सटीक जानकारी है वो हमारे पास में पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा याद रह पाए। आप चाहे तो ऐसे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स ही आपके लास्ट टाइम में काम आएंगे जब आपको रिवीजन करनी होती है। जितना अच्छा आपका कंसेप्ट होगा ना उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस जाएगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस जाएगी उतने अच्छे पेपर के अंदर नंबर जाएंगे। सेकंड नंबर पे हमारा जो एबायोटिक फैक्टर है वो क्या है, वाटर। वाटर में भी 2 टाइप के होते हैं, स्टेनोहेलाइन और यूरी हेलाइन। हेलाइन का मतलब होता है कि ये साल्ट से रिलेटेड होता है, स्टेनो मतलब लिमिटेड रेंज ऑफ साल्ट कैन टॉलरेट और सर्वाइव। जो कुछ स्पीसीज़ है ना, कुछ मतलब यहाँ पे साल्ट का क्यों जिक्र किया आप लोग सोच रहे होंगे, वाटर का था, साल्ट का कहाँ से आ गया। तो वाटर के अंदर साल्ट ही पाया जाता है, जैसे समुद्र का पानी और जो हमारा बाहर का जो पानी है नदियों का है या फिर जो हमारे ग्राउंड वाटर है, उस पानी के अंदर साल्ट की मात्रा है वो अलग अलग पाई जाती है। तो ये जो स्टेनोहेलाइन है वो लिमिटेड रेंज ऑफ साल्ट के अंदर टॉलरेट कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। एग्जांपल इसका होगा गोल्ड फिश एंड सी टर्टल, ये समुद्री पानी के अंदर है वो नहीं रह सकती हैं। और यूरी हेलाइन है ना, ये क्या कर सकते हैं, वो रोड रेंज ऑफ साल्ट है वो उसके अंदर रह सकते हैं, इसके अंदर मतलब साल्ट कम हो ज़्यादा हुई उस एरिया के अंदर है ना रह सकते हैं। मोली एंड ग्रीन क्रैब, तो ये इसके एग्जाम्पल आपको जैसे याद रख लेनी है। जो साल्ट की कंसनट्रेशन है वो फ्रेश वाटर के अंदर देखें तो 5/1000 पार्ट पर मिलियन थाउजेंड है ना, उससे भी कम पाई जाती है। इंग्लैंड वाटर वैसा फ्रेश वाटर जैसा ही होता है। तो सी वाटर है ना उसके अंदर ये पूछ सकते हैं आपको 30 से 35 पार्ट पर 1000, जो 1000 जो मोलिक्यूल है ना उसके अंदर है 35 से 30 है वो मोलिक्यूल साल्ट के मिलेंगे, इसका ये मतलब होता है। अब बात करते हैं लाइट। लाइट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, तो ये सबसे ज़्यादा ये प्रभावित किसको करेगा, जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है उनको करेगा। और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छी होती है, तो 400 से 700 नैनोमीटर। तो ये भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सोइल क्या है, एक सोइल को हम क्या बोल देते हैं, एडियाफेटिक फैक्टर भी बोल देते हैं। तो सोइल की जो पीएच है, परकोलेशन रेट का मतलब है पानी को कितनी देर तक खड़ा रख सकती है अपने अंदर ही। परकोलेशन रेट, मिनरल कंपोजिशन या ट्रोपोलॉजी, ये जो चीज़ें हैं वो भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए इफेक्ट करती है। तो सोइल वो बनती किससे, वेदरिंग ऑफ रॉक से ये बनती है, तो ये प्रोसेस होती है सोइल बनने की। अब अगर हम देखें कि एबायोटिक फैक्टर के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स क्या रहता है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कन्फर्मर, रेगुलेटर एंड पार्शियल रेगुलेटर। तो ये हमारा जो एक्सटर्नल जो लेवल है इन्वायरमेंट है वो, और ये मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल लेवल या उनका जो स्ट्रक्चर है वो है। तो अब देखेंगे जैसे जैसे हम
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे और बढ़ाया उनके शरीर का टेम्परेचर भी वो बढ़ता गया। और ऐसे कन्फर्मर है ना, वो क्या करते हैं, अपना खुद का भी टेम्परेचर है वो बाहर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ा लेते हैं। तो 99% एनिमल और ऑल प्लांट्स है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कन्फर्मर के अंदर। तो ये एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है या इसकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है। जो बाहरी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुद का टेम्परेचर भी घटा या बढ़ा लेते हैं तो उनको कन्फर्मर कहते हैं। वो कन्फर्म होते रहते हैं बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सेकंड आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग हमारा देख लो, बाहर टेम्परेचर चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री हो, तो हमारा टेम्परेचर तो 37 डिग्री रहेगा ना बॉडी का। तो इसके अंदर कौन कौन कैटेगरी आती है, बर्ड्स, मैमल और कुछ एक लोअर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना टेम्परेचर वो रेगुलेट करके रख देते हैं। इनको रेगुलेटर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्शियल रेगुलेटर। ये कुछ हद तक तो अपनी बॉडी को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो मेंटेन करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको लगता है भैया वो टेम्परेचर बढ़ा या घटा तो हमारी मौत हो जाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं, पार्शियली रेगुलेट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो उसकी जैसे इस पॉइंट के बाद में वो टेम्परेचर बढ़ता है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे बिहेवियर एक्सप्रेशन दिखाना शुरू कर देती है। कौन, लिजार्ड, जो आपने देखी होगी छिपकली, सर्दी के अंदर सर्दी में अंदर चली जाती है, या फिर ज़्यादा गर्मी होती है तो वो बाहर ठंडी छाए पे चली जाती है। जैसे कि ज़्यादा सर्दियाँ हुई तो वो सन बास्किंग करने के लिए बाहर आ जाएगी धूप खाने के लिए, और जो समर हुई, ज़्यादा गर्मी हुई तो वो शेडो मतलब ठंडी या छाएदार जगह पे वो चली जाती है। तो इनको क्या बोलते हैं, पार्शियल रेगुलेटर। अब जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या कर लेते हैं, माइग्रेट भी कर लेते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन्स है, सार्स है, वो क्या कर देते हैं, बर्तपुर आ जाते हैं, क्योंकि उनके इलाके में वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वो यहाँ आ जाते हैं। कुछ अपने आप को सस्पेंड ही कर देते हैं, कैसे, एस्टिवेशन करके, हाइबरनेशन करके, या फिर डाइपाउस करके। तो एस्टिवेशन क्या होता है, समर स्लीप, एस फॉर समर स्लीप, जो गर्मियों के अंदर सो जाते हैं और सर्दियों में बाहर निकलते हैं। हिबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप, जो सर्दियों में सो जाते हैं अंदर और फिर बाहर निकलते हैं। और आपने डाइपाउस का क्या है, ये एक जू प्लैंकटन है, ये भी जब इनके पास में अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये अपने आप को सस्पेंड करके या इनएक्टिव करके सर्वाइव करते रहते हैं, और जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये बाहर निकल जाते हैं अपनी और एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इस लेसन में, एलन रूल। ये भी आपने देखा हुआ आया होता है, क्वेश्चन बाहर से नहीं आते, क्वेश्चन हमें डिटेल में करने होते हैं। तो ये एलन रूल का क्या मतलब होता है, जो ठंडे इलाकों के अंदर जीव जंतु रहते हैं ना, वो अपनी हीट को बाहर ना निकाले, अपने अंदर कंजर्व करके रखे। तो उनके लिए क्या होगा, पोलर बियर के छोटे कान होते हैं ताकि उसकी हीट है वो बाहर ज़्यादा ना जाए और हीट लॉस को होने से बचा सकते हैं। तो इसी को क्या बोला गया है, एलन रूल। तो ये एलन रूल का इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। जैसे कुछ जीव जंतु अपने आप को सस्पेंड करके, कुछ अपने आप को माइग्रेट करके, तो कुछ ऑर्गेनिज्म वो अपने आप को एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग भी अपने आप को डाल करके सर्वाइव ले लेते हैं। जैसे डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट के अंदर जो एनिमल कैसे रहते हैं और प्लांट है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो उनकी क्या एडेप्टेशन हो जाती है वो देख लेते हैं। डेजर्ट के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर हो जाती है, शकन स्टोमेटा, जो पत्ते के नीचे की साइड स्टोमेटा प्रेजेंट होंगी इनके, वो छोटे साइज की होंगी, और कैम पाथवे है वो अपना लेते हैं, क्योंकि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, दिन के अंदर स्टोमेटा ओपन ही नहीं करेंगे तो उनका वाटर है वो लॉस नहीं होगा और वो अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे। और इसके साथ साथ में जैसे स्पाइंस इन कैक्टस, कैक्टस के अंदर जो स्पाइंस है वो कांटे हैं वो उसको एक तो बचाता है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, दूसरा उसका जो पत्तियाँ हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे जो वाटर लॉस है वो कम होता है, और स्टेम के थ्रू है वो अपना फोटोसिंथेसिस है वो कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो एनिमल्स है वो अपने आप को डेजर्ट के अंदर कैसे अडेप्ट करते हैं, जैसे कंगारू रेट है वो क्या करता है, अपना जो वाटर है ना बाहर नहीं निकालता, जब उनका यूरिन करते हैं तो बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन ही बाहर निकालते हैं, वो सारा पानी अपना अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, वाटर लॉस है वो कम होगा।
दूसरा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। जब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट करते हैं ना तो इसके अंदर पानी ऑटोमेटिक बनता है शरीर के अंदर, तो वो पानी शरीर के अंदर इस प्रोसेस के द्वारा बना लेते हैं, तो उनको बाहरी से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो डेजर्ट में अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। दूसरा आपने कैमल के अंदर देखा होगा कि जो राजस्थान के अंदर या फिर डेजर्ट के अंदर कैमल जो ऊँट है उनके पैर भी गद्देदार होते हैं, तो पैडेड फीट होते हैं, तो वो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही बड़े बड़े नंबर दिलाती है। डीपली पढ़ना पड़ेगा कंटेंट को। अब जैसे एटीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो आरबीसी का लेवल है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो पहाड़ी एरिया है ना उनके ऊपर जो लोग रहते हैं उनके जो आरबीसी का काउंटिंग है ना वो ज़्यादा पाया जाता है। तो हम जब वहाँ पर इलाके में समतल जगह से हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं ना तो 2 से 3 दिन हमें वो चीज़ वहाँ पे अडॉप्ट करने में लग जाते हैं। अदरवाइज़ हमारा सांस जल्दी फूल जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे 2 या 3 दिन रहते हैं तो इसमें आरबीसी अपना जो डिवाइड करके और अच्छा लेवल बना लेती है और फिर हम वहाँ पे अडेप्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से समर के अंदर जो हमारा पसीना निकलता है तो उसके बाद में हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें है ना क्या है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए थी। तो यहाँ तक जो भी हमने कहानी देखी है, जो भी स्टोरी हमने देखी है, उसमें सारी बातें ऑर्गेनिज्म लेवल की हो रही थी। तो ये हमारा जो लेसन है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म का सारा हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम पॉपुलेशन लेवल के ऊपर चलते हैं। तो पॉपुलेशन के अंदर देखेंगे पॉपुलेशन क्या होता है, मतलब ग्रुप ऑफ है ऑर्गेनिज्म ना, एक स्पीसीज़ का इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये तो पीछे डेफिनेशन देखी है ना। अब एक व्यक्ति है, मान लो एक इंडिविजुअल है, एक जीव है, उसका बर्थ रेट कैसे निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वो अकेला ही है। उसका हम डेथ रेट भी नहीं निकाल सकते, सेक्स रेशियो भी नहीं निकाल सकते, एज रेशियो भी नहीं निकाल सकते। ये सारी चीज़ें ना हम सिर्फ पॉपुलेशन का ही निकाल सकते हैं। तभी तो बर्थ रेट कैसे निकलती है, टोटल जो बर्थ हुआ और बाई में है 1000 करके ऐसे निकालते हैं ना। तो बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और एज रेशियो वो सारी पॉपुलेशन लेवल पर ही आकर के निकलती है। तभी तो वो जनगणना के दौरान आते हैं ना, वो निकाल के उससे फिर जब जनगणना होती है तो पता लगता है भी कितनी बर्थ रेट हुई, सेक्स रेशियो, एज रेशियो कितना कितना है। तो हम जो पॉपुलेशन है ना वो 3 टाइप से आपके सामने दिख सकती है। किसी भी कंट्री की या किसी पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं भी आगे ये पॉपुलेशन बढ़ेगी या वहीं पे स्टेबल रहेगी या डिक्लाइन हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें होती है, क्या बढ़ेगी या जो जितनी है उतनी रहेगी या फिर घटेगी। तो कैसे पता चलेगा, तो इस चीज़ का पता कैसे चलता है कि हम जो रिप्रोडक्शन से ही पॉपुलेशन बढ़ती है, तो रिप्रोडक्शन से पता लग जाता है। तो हमने इसको क्या क्या रखा है, ये देखो रिप्रोडक्शन वाली स्टेज जब वो बीच में ले ली, इसे प्री रिप्रोडक्शन मतलब कि बच्चे हैं, और यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्शन मतलब कि बड़े बूढ़े हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन से जो प्री रिप्रोडक्शन स्टेज बड़ी होगी, मतलब नंबर ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, और जो रिप्रोडक्शन वाले वयस्क है वो मतलब कम होंगे और बूढ़े उससे भी कम होंगे, तो मतलब क्या होगा, ये वाले बच्चे कल को बड़े होकर के इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी रिप्रोडक्शन वालों की, तो फिर इनके और ज़्यादा बच्चे होंगे। तो ये क्या है, एक्सपेंडिंग, मतलब ये बढ़ेगी। अगर रिप्रोडक्शन और प्री रिप्रोडक्शन अगर बराबर मात्रा में है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो स्टेबल रहेगी। जितने यहाँ थे उतने ही आगे उनके बच्चे हो जाएंगे। डिक्लाइन वाले में कैसे करेंगे कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो कम हैं और जो वयस्क है वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जापान वगैरह में या चीन वगैरह में कुछ आपने कंट्रीज़ का नाम सुना होगा ना, जिसमें मतलब अभी जो बच्चे हैं बहुत ही कम कर रहे हैं, तो उसमें डिक्लाइन वाली कंडीशन है वो आ रखी है। लेकिन भारत के अंदर हमारी एक्सपेंडिंग वाली ही चल रही है। इसके बाद एक हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का हम कैसे कर सकते हैं, पता लगाते हैं। तो उसको हम पता लगाने के लिए ये करते हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन है यहाँ पे, नंबर ऑफ एट पर टाइम। तो इसमें कैसे पता लगाते हैं ग्रोथ पॉपुलेशन का, बर्थ रेट, बर्थ और इमिग्रेशन, मतलब उस धरती पे उस एरिया में जितने लोग पैदा हुए हैं और जो बाहर से आए हैं, दोनों को जोड़कर घटा देंगे किस में से, जितनी वहाँ पे डेथ हुई है, जितने लोग बाहर चले गए हैं उस एरिया से। तो ये हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला बन जाता है, बर्थ प्लस इमिग्रेशन, डेथ प्लस इमिग्रेशन। यहाँ पे इमिग्रेशन है, एमिग्रेशन, तो इसको हम दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पता लग जाएगी। तो ग्रोथ के जो मॉडल है वो और देख लेते हैं।
जो ग्रोथ का मॉडल है वो टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो अगर किसी जीव को या किसी प्राणियों को ना उनको खाने पीने के लिए और सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्री कर दिया जाए कि अब तुम सिर्फ रिप्रोड्यूस करो और खाना पीना तुम्हारे लिए बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, तो क्या वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी, उनको कोई काम काज ही ना हो तो ये क्या है, एक हमारा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? प्रकृति इतना मौका किसी को देती है? हर एक की लिमिट होती है ना, खाने पीना उनके लिए रिसोर्सेज देने की। तो वहाँ पर जो लॉजिकल जो ग्रोथ है वो यहाँ पर सिग्मोइड टाइप की आपको देखने को मिलेगी। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वहाँ पे अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस उनको प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बाय में पर टाइम है वो क्या हो जाएगी, इंट्रिंसिक रेट बाय नंबर। तो जो इंट्रिंसिक रेट वाला जो यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन उठ के आता है वो यहाँ से आता है आर फॉर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ। तो जो नॉर्वे रेट है उनका जो इंट्रिंसिक रेट क्या है 0.015 और जो फ्लोर बीटल है उनका 0.12 और जो इंडियन पॉपुलेशन 1981 में थी वो रेट क्या है 0.0205। ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब इतने छोटे रेट के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन आप इंडिया की देख रहे हो किस गति से बढ़ रही है, तो ये वाला रेट तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब जो हमारी सिग्मोइड टाइप की है लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसको किसने दिया था, वर्नेलेस्ट पियरल लॉजिस्टिक कर्व इसको बोलते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने इसको लॉजिस्टिक कर्व को दिया था। तो इसमें dN/dt और इंट्रिंसिक ग्रोथ के बाद साथ में K-N/by में K है वो कर देंगे। तो ये मतलब नॉर्मल आपके पास में फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं आता, बस ये नॉर्मली आपके ये आता है भी इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या होता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना ही आता है। इस लेसन के जो लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं, तो वो लास्ट टॉपिक क्या है, इंटरेक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब हमने इस टॉपिक में क्या देखा था, ऑर्गेनिज्म देख लिया, पॉपुलेशन देख लिया, ए बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर का आपस में इंटरेक्शन देखा ना, बायोटिक और ए बायोटिक का। तो उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म भी आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे ना। तो अब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं इंटरेक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन है वो पक्का ज़रूर श्योरिटी के साथ आता है इस पॉइंट से, जैसे म्यूटासेलिज्म, कॉमन सेलिज्म, पेरिडिशन, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म, ए सेलिज्म। तो इन टर्म्स को हम इसमें देखने वाले हैं और इनके जो एग्जांपल है आजकल तो क्वेश्चन भी यहाँ से आने लग गया। ये नॉर्मल चीज़ें तो पूछनी भी 2 साल पहले तक आता था इसमें से क्वेश्चन, अब इसके एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो म्यूटासेलिज्म क्या होता है, एक स्पीसीज़ को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी को भी फ़ायदा हो रहा है। क्या म्यूटा मतलब ये जो म्यूटार है ना, तो इसमें आपने दोनों को प्लस प्लस करना है, स्पीसीज़ दोनों स्पीसीज़ को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। कैसे, लाइकन का आपने एग्जांपल सुना होगा, माइकोराइजा भी आपस में मिलके काम करते हैं, पोलन ग्रेन ऑफ रिवार्ड। इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसकी सुन लो आप। जो है ना, पोलन फॉर रिवार्ड सेक्सुअल डिसीट बाय ऑर्फिन्स ऑर्चिड विद बी। तो ये जो ऑर्फिड है ना, ऑर्फिरेज या ऑर्चिड है, ये प्लांट है ना, ये फ्लावर है ना, क्या करता है अपने फ्लावर को इस बी की, फीमेल बी के जैसा अपनी पत्ती को बना लेता है। तो इसको यूँ लगता है बी को कि ये क्वीन यहाँ पे है जो बी बैठी है, तो ये वाला मेल बी है वो भागा भागा यहाँ पर आएगा और जैसे वो आएगा ना तो ये वाला जो ऑर्चिड है अपने पोलन ग्रेन है ना इसके ऊपर छिड़क देगा और फिर इसको पता लगेगा कि ये तो मक्खी है ही नहीं, ये तो इनकी पत्ती थी। इतने में ये अपना पोलन ग्रेन यहाँ इसके ऊपर डाल देगा और ये यहाँ से दूसरे पौधे के ऊपर जाएगा। तो इसका जो पोलन है वो एक पौधे से दूसरे पौधे पे चला जाएगा, इसका सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन नुकसान तो इसको भी कुछ नहीं हुआ ना, बस इसकी फीलिंग के साथ में खिलवाड़ हुआ था। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों चीज़ों को नुकसान होता है, दोनों लोगों को नुकसान होता है। एक बात ज़रूर याद रखना, कंपटीशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज़ के अंदर हो, अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर भी हो सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स कम है, लिमिटेड है तब भी कंपटीशन होगा। कंपटीशन अनलिमिटेड रिसोर्स के ऊपर भी हो सकता है। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो रिसर्च की गई थी। फ्लेमिंगो और फिश है ना, उसने जो मतलब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देख लो पहले।
जो सेम स्पीसीज़ के अंदर नहीं होता। तो अलग अलग में कैसे होगा, फ्लेमिंगो और फिश के अंदर कंपटीशन होता है किसके लिए, जू प्लैंकटन के लिए। हम ऐसे सोचते हैं ना कि बहन भाई का आपस में किसी चीज़ के लिए कंपटीशन हो गया, या फिर दौड़ के लिए हम ह्यूमन बींग्स को लेते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल कंपटीशन है, सर्वाइव के लिए नहीं है ना। सर्वाइवल के लिए तो ये है कि हम भी कुछ खेत में जो फसल उगाते हैं वो हमारे भी खाने के काम आए, और जो उनको नीलगाय वगैरह करके खाती है, तो वो देखो अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर हो गया ना कंपटीशन। ऐसी से फ्लेमिंगो, एफ फॉर फ्लेमिंगो, एफ फॉर फिश, और ये जू प्लैंकटन के लिए कंपटीशन आपस में करते हैं। अब जो हम देखेंगे अनलिमिटेड रिसोर्सेज का एग्जांपल, एक अपने गैलापागोस आइसलैंड है, उसके ऊपर एल्बिंगोस, टोरटोइज और गोट का जो है एक एग्जांपल लिया गया है एनसीईआरटी के अंदर में। तो इसमें ये क्या बताना चाहता है कि गैलापागोस आइसलैंड है ना, उसके ऊपर बहुत सारी घास थी, लेकिन जो ये टोरटोइज है ना, एल्बिंगो टोरटोइज, इसने देखा कि बकरियां आ गई है यहाँ पर घास खाने के लिए, ये सारा घास खा जाएगी, और ये इस टेंशन के अंदर है ना खुद खाना छोड़ देता है, लेकिन घास की वहाँ पे कमी नहीं होती, बहुत सारा घास होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन इसको ये टेंशन होगी कि ये सारा घास क्यों खा रही है, तो इसलिए ये अपना सर्वाइव है नहीं कर पाता, इसकी टेंशन में ये मर जाता है। अगर ये अच्छे से घास खाता अपना तो इसको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि घास वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में था। तो ये क्या है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी यहाँ पे कंपटीशन है वो हो गया। अब इसके बाद में ना 2 साइंटिस्टों का भी जिक्र इसमें होता है, तो इसका भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। कॉर्नवेल है ना, ये क्या कहते हैं, कॉर्नेल्स जो कहते हैं कि कंपटीशन जब रिलीज़ होता है ना, तो वहाँ पे एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता है। जब सुपीरियर को हटा दिया जाता है ना, तो इन्फीरियर अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, घर पे पापा और आप जैसे टीवी देख रहे हो, तो आपके पापा को न्यूज़ देखनी है और आपको मूवी देखनी है, तो वहाँ पे क्या होगा, सुपीरियर कौन होगा, आपका फादर होगा। तो जब तक फादर साहब रहेंगे तब तक तो न्यूज़ ही चलेगी, और जैसे ही वो घर से बाहर गए, आपने अपनी मूवी चलानी शुरू कर दी, तो आपका वहाँ पे दबदबा बन गया, तो उस टाइम आप अपना आपको बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। तो ये था कॉर्नवेल का सिद्धांत। अब देखते हैं गैस कंपटीशन एक्सक्लूसिव, तो ये ग्योज कंपटीशन बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या कहता है कि ज़रूरी तो नहीं है ना कंपटीशन हो, वहाँ पे कंपटीशन को ख़त्म भी तो किया जा सकता है ना सर्वाइवल करने के लिए। तो बोले कैसे, इन्होंने एक एग्जांपल लिया वार्बलर्स का। वार्बलर्स जो है ना, वो क्या है, एक खाने के लिए ना इन्होंने अपना अपना जो टाइमिंग है वो डिसाइड कर लिया कि कुछ है वो सुबह खाना खाएंगी, कुछ है वो पेड़ के ऊपर दोपहर को पत्तियाँ खाएगी, कुछ है वो रात के टाइम में खाएगी। तो इससे क्या है कि कंपटीशन है वो ख़त्म हो गया, और जो रिसोर्स का पार्टीशन करके वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, दोनों के अंदर पीपी वाले हैं, दोनों के अंदर एक को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, सेम सेम दिखेंगे, देखो एक को नुकसान हो रहा है और एक को फ़ायदा हो रहा है। तो प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, तो जो प्रीडेटर और प्रीडेशन का मतलब क्या होता है, इसमें एक है ना जीव दूसरे जीव को खा रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट के अंदर। तो इसमें जो से आपने फूड वेब या फूड चैन का नाम सुना हुआ ना, उसमें जो छोटे लेवल के वो बड़े लेवल वाले खा रहे होते हैं, तो उसमें जो एनर्जी का 10% का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे प्रीडेशन और प्रीडेटर को कहानी यहाँ पे होती है। प्रीडेटर और प्रीडेशन की कहानी से ये एनर्जी है वो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जा रही होती है। तो यहाँ पे क्या किस लिए ज़रूरी है, ये पॉपुलेशन को चेक करने के लिए। जो मतलब प्रीडेटर है ना, वो ये भी तो चेक करता है कि मैंने सारा तो नहीं खा दिया है, वो चेक करता रहता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं खा गया, कल क्या खाऊंगा। तो उनको बड़ा मतलब प्रूडेंट भी होने देता है, जिसको खाना होता है ना शिकारी को। तो शिकारी है वो शिकार के ऊपर ये भी चेक पॉइंट रखता है कि वो कहीं ज़्यादा तो नहीं खा गया। प्रूडेंट बोलते हैं इस चीज़ को, भी ज़्यादा ग्रो होने का टाइम भी देता है वो उनको, शिकार को। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे इसमें कि किस तरह से ये मतलब हमारे लिए लाभदायक है, ये प्रीडेशन है ना वो यूज़फुल कैसे है। यूज़फुल ऐसे हो सकता है कि एक जैसे पियास्टर फिश है, अमेरिकन जो पैसिफिक कोस्ट है ना, वहाँ पे एक ये एग्जांपल लिया गया था, सर्वे किया गया था। पियास्टर फिश है ना, इसको हटा लिया वहाँ से। जैसे इसको हटाया ना, तो इसके जो छोटे ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म थे ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए, आपस में लड़ करके वो मर गए। तो इसलिए कहते हैं कि प्रीडेशन का जो है ना, ये प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई है ना, वो अच्छी के लिए बनाई है।
इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है पॉपुलेशन चेक का, एक प्रिकली पियर कैक्टस है, वो ऑस्ट्रेलिया वाले लेके आए 1920 के अंदर। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस है ना, एक सुंदर सा फूल लगाता है, इसलिए ये सुंदर पौधा देख के ले आए थे। तो जैसे वो लगाया ना तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गया। क्यों? क्योंकि उसको खाने वाला कोई बचा नहीं था। तो उसके लिए फिर एक मौत लाना पड़ा जो इसके ऊपर खाए और इसको कंट्रोल करे। इसलिए प्रेडेशन और प्रीडेटर बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी एक को फ़ायदा और एक को नुकसान होता है, लेकिन ये क्या होती हैं? एक्टो एंडोपैरासाइट होते हैं। जैसे कि लीक है या टिक है, वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब है जो हमारे शरीर के अंदर जा कर के जो हमारे पैरासाइट है वो होते हैं ना, फूडवॉर्म। इसका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है ब्रूड पैरासिटिज्म का। जैसे ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब है कि यहाँ पे भी एक फीलिंग के साथ खिलवाड़ करती है। कौन? जैसे कोयल और करो का है ना, कोयल अपने बच्चे के अंडे है ना खुद नहीं सेती है और उनको जो कौवे के जो घोंसले में वहाँ छोड़ आती है उनकी अंडों के साथ में। और जैसे इनका जो अंडा है वो बड़ा होकर के बेबी निकलता है बाहर, तभी अपना बच्चा वो उठा के ले आती है। तो इनकी करो के बच्चे है ना, उनके साथ तो फीलिंग के साथ में हटवाना कि इनकी माँ ने उन बच्चों के साथ साथ इनके बच्चों को भी प्यार दिया। और जैसे ये बड़े भी अपने बच्चों को उठाकर कोयल वो वहाँ से ले जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में क्या है? एक को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता है। कॉमन सेलिज्म का मतलब है एक को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे खेतों में या कहीं पे भी जब जैसे गाय वगैरह चर रही होती है तो उनकी पीठ के ऊपर कुछ पक्षी आकर के कुछ खा रहे होते हैं, तो वो उनका भोजन खाते रहते हैं और उनको कोई नुकसान नहीं होता है ना। जैसे ऑर्चिड है जो मैंगो के मतलब कोई पेड़ पौधों के ऊपर अगर पक्षी रह रहे हैं तो ये पक्षियों को तो फ़ायदा है लेकिन पौधे को तो कोई नुकसान नहीं है ना। तो इस टाइप पे ये हो सकता है। कॉमन सेलिज्म के अंदर एक को फ़ायदा किसी को कोई नुकसान नहीं। तो और एक का मतलब क्या था? ए तो नेगेटिव के लिए यूज होता है, तो एक को नुकसान दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं। जैसे एंटीबायोटिक है ना, ये खुद बनता है ना, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है, तो इसका खुद का क्या है? इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जब इसको कोई दूसरा इसकी टच में आ जाए, इसको यूज़ कर लेता है तो उसको नुकसान हो जाता है। तो इसको कोई यहाँ पे फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरे को जब जो भी इसके टच में आएगा उसको नुकसान हो जाता है। तो ये सारे हमारे क्या थे? इंटरेक्शन थे ऑर्गेनिज्म के, जितने भी हमने 6 टाइप के देखे। कौन कौन से देखे? म्यूटासेलिज्म, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म और एसेलिज्म और प्रीडेशन। अब उनके साथ साथ में डिफेंस मैकेनिज्म भी कुछ होते हैं। तो बचाव के जो तरीके हैं, डिफेंस मैकेनिज्म कैसे प्रयोग में लाते हैं ऑर्गेनिज्म में। जैसे फर्स्ट है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज के अंदर है ना अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आसपास की जो घास होती है ना उसके अकॉर्डिंग है ना मेंढक अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे गिरगिट अपना कलर बदल लेता है, तो वो क्या है? कैमोफ्लेज है, कलर चेंज कर लेना ताकि वो दिखे ना किसी को और उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। मोनोआर्च क्या होता है? डिस्टेस्टफुल है ना, मतलब कि जो बीज है ना वो बहुत ही गंदी प्लीजेंट स्मेल छोड़ती है जिससे कि उसके पास में कोई आए ना। और थोरन मतलब कि कांटे, जैसे कैक्टस और बोगनविलिया वो कांटे बना लेते हैं अपने ऊपर, तो इसकी वजह से अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, उनको कोई खाता नहीं है। ग्लाइकोसाइड, ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ग्लाइकोसाइड में मतलब कैलोट्रोपिस, आंकड़ा आपने देखा होगा ना, उसके अंदर जो अपना दूध निकलता है वो खारा होता है, एसिड टॉक्सिक सा होता है, तो उसको कोई एनिमल है वो फीड नहीं करता है। तो इस प्रकार से वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं जल्दी से, क्या क्या हमने आज देखा। तो जो इकोसिस्टम की यूनिट थी वो शुरू की थी। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में हमने देखा। ये हैकल साहब ने टर्म दी थी ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इकोलॉजी के लेवल देखे थे कौन कौन से लेवल है, और यहाँ पे हमने बायोम्स देखे थे अलग अलग टाइप के कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ हमने एबायोटिक फैक्टर है वो देखे थे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोइल के। फिर हमने रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर देखा था भी कैसे कैसे कन्फर्मर, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर अपने आप को सर्वाइव करते हैं। इसके साथ साथ में कुछ ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन से, सस्पेंड से, एलन रूल्स भी हमने देखा। और जो एडेप्टेशन है वो
करके डेजर्ट के अंदर, एल्टीट्यूड के ऊपर या समर के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव करते हैं। उसके बाद हमने देखा पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या हम चीज़ें निकाल सकते हैं। डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, एज रेशियो। और पॉपुलेशन 3 टाइप की हो सकती है, या बढ़ती हुई, या स्टेबल रहती हुई, या फिर घटती हुई पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, बर्थ प्लस में इमिग्रेशन, माइनस में डेथ, प्लस में इमिग्रेट। और हमने यहाँ पे ग्रोथ का जो लेवल है वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो इसका एक बार ये क्वेश्चन आया था, आर का मतलब क्या होता है, तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो ये आर का मतलब भी वहाँ पे पूछा हुआ था। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है, जब अनलिमिटेड फूड और स्पेस उनको मिल जाए। और जो लॉजिस्टिक है वो किसने दी थी, वर्नालिस्ट पियर लॉजिस्टिक कर्व इसको बोलते हैं, इन साइंटिस्ट ने इसको दिया था। और इसके साथ साथ में हमने थोड़ा सा ये भी देख लेता है कि नॉर्वे रेट का इंट्रिंसिक रेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या थी, 0.015, और फ्लोर बीटल की 0.12, और जो इंडियन पॉपुलेशन 81 के अंदर थी 0.0205, और अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद में हमने देखा इंट्रैक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रैक्शन है वो कैसे कैसे होता है। म्यूटासेलिज्म जिसके अंदर दोनों को फ़ायदा हो, कॉमन सेलिज्म जिसके अंदर दोनों को नुकसान हो, और प्रीडेशन के अंदर दोनों, एक को फ़ायदा एक को नुकसान हो। पैरासिटिज्म में भी एक को फ़ायदा एक को नुकसान हो। ये एक्ट और एंडो टाइप के होते हैं। कॉमन सेलिज्म जिसके अंदर एक में फ़ायदा और दूसरे को ना कोई नुकसान ना कोई फ़ायदा हो। और ए सेलिज्म के अंदर एक को नुकसान और दूसरे को कोई फ़ायदा या नुकसान ना हो। इसके बाद में हमने डिफेंस मैकेनिज़्म देखी कि कैसे कैसे अपना बचाव करके सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कैमोफ्लेज, मोनार्क एंड थोरन एंड ग्लाइकोसाइड। इसके एग्जाम्पल लेकर के हमने समझा इस लेसन को। आई होप आपको ये वाला लेसन है जो इकोलॉजी यूनिट का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है वो अच्छे से आपको समझ आया होगा। इसमें कोई भी पॉइंट है वो छूटा नहीं है, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो अच्छे से। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।